हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मसल स्पिंडल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो अब हम उसको ही जो हमारा डिस्कशन है उसको थोड़ा सा कैरी ऑन करने जा रहे हैं आगे। डिफरेंट डिफरेंट साइनेप्स, डिफरेंट रिफ्लेक्स और गोल्जी टेंडन, कई चीज़ें हैं जो लिंक होती जाएंगी। बट अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो पहले उस वीडियो को देखो। उस वीडियो को देखने के बाद में फिर इस वीडियो पर मूव ऑन करना, तब वो काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। तो जैसा कि हम हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा एक बेसिक मैंने स्ट्रक्चर 3 फॉर्म में जैसे कंबाइन कर लिया। जैसे पहली चीज़ अगर आप मैं यहाँ देखूँ तो एक हमारा पहला मैंने लिखा है मोनोसाइनेटिक रिफ्लेक्स, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है डाइसाइनेटिक रिफ्लेक्स और तीसरा लिखा है मैंने साइनेप्टिक रिफ्लेक्स। ओके, तो इन तीनों की अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों केस के अंदर आपने ये तीनों 12th के अंदर सुन लिए होंगे। अगर मोनोसाइनेप्टिक की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, सिंगल साइनेप्स बना होता है। डाइसाइनेप्टिक की बात करूँ तो उसमें क्या होते हैं, डबल साइनेप्स होते हैं। और पॉली के अंदर मल्टीपल होते हैं। तो अभी के लिए आप क्या इनके एग्जाम्पल एक एक जो मैंने लिख रखे हैं साइड में वो आप रट लीजिए। इसके बाद में आगे आगे अपन क्लियर करते जाएंगे। जैसे मोनो का है स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, इसका गोल्जी टेंडन है, एंड देन थर्ड का विड्रॉल रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने क्या बात की, सबसे पहले मोनोसाइनेप्टिक की बात की थी। तो मोनोसाइनेप्टिक का एग्जांपल था मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है। ये मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स है क्या अल्टीमेटली, जो हमने पीछे मसल स्पिंडल के केस में पढ़ा कि हमने जैसे वाटर का गिलास लिया हाथ के अंदर, या फिर मैंने कहा कि बाइसेप है मेरी, तो यहाँ मैंने बाइसेप के टेंडन पे जैसे ही रिफ्लेक्स हैमर से स्ट्राइक किया तो एकदम से सडन कॉन्ट्रेक्शन हुआ, एक रिफ्लेक्स आया, तो उसको मैंने क्या कर दिया, मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ मैं जाऊँगा तो क्या कहेगा ये कि whenever a muscle is stretched, excitation of the spindles cause reflexive contraction of the same muscle from which the signal originated and also of the closely allied synergistic muscles। अब ये बात यहाँ पर क्लियर होगी जिस मसल को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, जिस टेंडन पे मारा, अगर वो मसल स्ट्रेच होती है, सडन जर्की मूवमेंट होता है, तो क्या होगी, वो रिफ्लेक्स करके सडन कॉन्ट्रैक्ट कराएगी उस मसल को। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये जो पीछे बेसिक सर्किट है ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। हमारा पीछे जो मैंने प्रोसेस बताई थी कि हमने जैसे जर्किंग मूवमेंट की, वो जाके अल्फा मोटर न्यूरॉन से जुड़ेगा, सब ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। इसको थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिक व्यू में समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टिमुलस आया, ये हमारी बाइसेप मसल थी जो सडन क्या हुई, यहाँ हमने स्ट्रेच किया। अब ये स्ट्रेच किसी भी वजह से हो सकता है, सडन कोई हैवी ऑब्जेक्ट हमने उठाया है, या फिर हमारे ऊपर जो टेंडन है उसके ऊपर हमने क्या किया है, रिफ्लेक्स हैमर से स्ट्राइक किया। तो जैसे ही स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, स्टिमुलस आया क्या, फास्ट स्ट्रेच ऑफ मसल। ओके, क्लियर है। अब जैसे ही स्टिमुलस आया तो हमने क्या बात की थी कि ये वाला डिस्कशन है जो मसल स्पिंडल का जो यहाँ से सप्लाई होती है 1A फाइबर एंड 2 फाइबर, मसल स्पिंडल के 1A फाइबर एंड 2 फाइबर, इनको एक्जैक्टली रिमेंबर रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 1A और 2 फाइबर के थ्रू जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होती है जो यहाँ से क्या लेके आ रही है, सिग्नल्स लेके जा रही हैं। अब आपने कई जगह इनकी टर्म्स पढ़ोगे, एफरेंट न्यूरॉन्स, एफरेंट A4 आती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो भी सिग्नल लेके आती हैं वो एफरेंट होती हैं। A4 आना एफरेंट, ईफरेंट जो लेके जाती हैं, मोटर कमांड्स को लेके जाती हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। सेंस ऑर्गन क्या हुआ, एक्साइट हुआ। जैसे एक्साइट हुआ तो इसके रेस्पॉन्स में क्या आया, रेस्पॉन्स हमारे क्या आता है कि मसल दैट इज स्ट्रेच्ड, जैसे बाइसेप थी वो क्या हो गई, कॉन्टैक्ट हुई रैपिडली, तो ये मसल कॉन्टैक्ट हो गई एकदम से, तो हमारा ये स्ट्रेस रिफ्लेक्स आ गया। ये आपके जो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं रिफ्लेक्स वाले, उनके अंदर ये सेम चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वहाँ यही एक्सप्लेन करना है पीछे कि पीछे मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म एक्चुअल में यही है, जो मसल स्पिंडल का काम है वही हमने इसको स्ट्रेस रिफ्लेक्स से कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझेंगे। कहने को तो ये मसल स्ट्रेस रिफ्लेक्स ही है, बट ये हमें एक चीज़ और इंडिकेट कर रहा है। एक चीज़ क्या इंडिकेट कर रहा है, वो है अल्फा गामा को एक्टिवेशन। हमने पिछली हमारी स्लाइड्स के अंदर, जो पिछली मेरी वीडियो थी उसके अंदर हमने बात किया था कि जब भी अगर अल्फा एक्टिवेट होगा तो साथ में गामा भी एक्टिवेट होगा। गामा क्यों एक्टिवेट होगा, क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, एक मसल का बैलेंस रखना है। हमने क्या बात की थी कि लेंथ सर्वो मैकेनिज्म होता है। लेंथ सर्वो मैकेनिज्म बोले तो जो मसल स्पिंडल होता है वो पैरेलल में होता है किसके, मसल फाइबर्स के। अब जैसे ही हमने कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया, मसल में स्ट्रेच आया, ठीक है, मसल में स्ट्रेच आया, मसल ने क्या किया, पीछे जो सिग्नल्स थे वो जाके स्पाइनल कॉर्ड को दिए। स्पाइनल कॉर्ड को देने के बाद में क्या हुआ, जो मोटर न्यूरॉन थी उन्होंने एक्शन में आई, और एक्शन में आते क्या किया उन्होंने, कॉन्ट्रैक्शन करवाया। बट ये कॉन्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली, ये सारा जो भी गेम चल रहा है इसकी सारी रेस्पॉन्स को कौन हैंडल, तो अब ये जो भी हमारे पीछे चल रहा है गेम सारा का सारा, इसको एक्चुअल में कंट्रोल करने वाला या इसको फीडबैक देने वाला कौन है, वो है हमारा मसल स्पिंडल, ठीक है। तो मसल स्पिंडल जो है हमारा, ये मसल स्पिंडल है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस को पीछे ले जा रहा है, ठीक है।
अब मसल स्पिंडल का रोल क्या है? मसल स्पिंडल में हमने बात की थी प्रोप्रियोसेप्टर फाइबर्स होते हैं। जो प्रोप्रियोसेप्टर फाइबर्स क्या होते हैं? ब्रेन को कॉन्टिन्यूसली मैसेज देते जा रहे हैं कि हाँ इतना डिग्री का कॉन्ट्रेक्शन मेरे हाथ में हो चुका है, या ये मसल इतनी डिग्री कॉन्ट्रेक्टेड है। तो हमारे सीधे सीएनएस को पता चलता रहता है कि एक्चुअल हो क्या रहा है 3D स्पेस के अंदर। दूसरा, जो मसल स्पिंडल है हमारा बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, इसको पता चल जाता है कि हाँ कितना स्ट्रेच करना है हमें। ये सारा का सारा हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है? जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके हाथ में, मैंने वही ग्लास वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, या फिर आप कुछ भी ले लीजिए कि आपने कोई भी एक वेट है 1 किलो का है, वो आपने हाथ में उठाया, ठीक है। अब जैसे आपने हाथ में उठाया तो मसल में क्या हुआ? कुछ डिग्री पे कॉन्ट्रेक्शन हुआ। अब ये डिग्री का कॉन्ट्रेक्शन किसके थ्रू जाएगा? जो हमारी मसल स्पिंडल है, क्योंकि सेंसिटिव ऑर्गन है, ये सब चीज़ें डिटेक्ट करती हैं कि कितना डिग्री टेंशन आई है, कितना डिग्री फोर्स बढ़ा है, या कितना डिग्री आपका वेट इंक्रीज हुआ है, कितना कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। तो ये क्या करेंगी? सीधा सीधा सी कमांड देंगी किसको? हमारे पीछे अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को एक कमांड देके क्या करवाएंगी? उसको कांटेक्ट करवा देंगे। अब लेट सपोज मैंने 1 kg वेट है वो और इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? 2 kg वेट हो गया मेरे पास। अब 2 kg वेट हो गया मतलब मेरे को और कॉन्ट्रेक्शन चाहिए, स्लाइट हायर डिग्री का कॉन्ट्रेक्शन चाहिए। तो ये कमांड कौन पहुंचाएगा? अगेन मसल स्पिंडल पहुंचाएगा कि हाँ अब 2 kg का वेट हो चुका है, आपको थोड़ा मसल को और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन और स्टिमुलेट होंगे। प्लस ये जो कहानियां चल रही है पूरी की पूरी, ये कहानी की सीधा ब्रेन को भी एक फाइबर के थ्रू जाएगी कि हाँ अब इतना वेट आ चुका है, मसल में इतनी डिग्री कॉन्ट्रेक्शन आ चुका है। तो ये होता है पूरा का पूरा स्पिंडल का काम, ठीक है। अब हमने ये चीज़ पढ़ ली थी यहाँ तक आपका स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्लियर है, मसल स्पिंडल का वर्क क्लियर है। आप अपने बुक में देखने एक लेंथ सर्वो मैकेनिज्म होता है, लेंथ के बेसिस पे, क्योंकि इसकी लेंथ में चेंज होता है तब ये डिटेक्ट करता है। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उस पर ये चीज़ें डिटेक्ट करता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड को हम थोड़ा सा और इसके अंदर डिटेल में जाएंगे हमारे स्ट्रेस रिफ्लेक्स के अंदर। तो हमने स्ट्रेस रिफ्लेक्स में पहले क्या बात की थी कि जस्ट लेट सपोज यहाँ कोई भी हमने वेट था 1 kg का, ये 1 kg का वेट हमने रख लिया। जैसे ये रखा तो क्या हुआ? जो हमारे सेंस ऑर्गन्स थे, बाइसेप मसल स्पिंडल थे, वो क्या हुए? सिग्नल को लेके गए। अब ये जैसे सिग्नल को लेके जाएंगे तो ये क्या करेंगे? बाइसेप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? मोटर न्यूरॉन के थ्रू, अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू बाइसेप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया। बट बाइसेप मसल के साथ साथ इसकी जो सिनर्जिस्टिक मसल है, सिनर्जिस्टिक मसल जो उसके पर्टिकुलर दूसरी मसल के एक्शन में हेल्प करे, सेम अपोज ना करे उसका, उसको हेल्प करे। तो यहाँ जो हेल्प करने वाली सिनर्जिस्टिक मसल कौन सी हो गई? यहाँ सिनर्जिस्टिक मसल है ब्रेकियलिस, ये ब्रेकियलिस। तो एक फाइबर आप देख रहे हो यहाँ से जो है ये ब्रेकियलिस की तरफ भी जा रहा है। इसने क्या किया? ब्रेकियलिस को भी कॉन्ट्रैक्ट करा है। जो वेट जैसे हमारा जो जैसे बड़ा उसको सपोर्ट करवा रहा है। अब यहाँ जो काम की चीज़ है जो हमें थोड़ी समझनी पड़ेगी वो ये है कि यहाँ क्या है, जैसे सिनर्जिस्टिक मसल है तो यहाँ पीछे क्या है? एंटागोनिस्ट मसल भी है। जैसे यहाँ एंटागोनिस्ट मसल होगी ट्राइसेप, ठीक है। तो यहाँ ये बीच में क्या हो रहा है? इसको इनहिबिट करवा रहा है, ठीक है। ये आपने देखा, ये हमारी जो क्या कहते हैं ट्राइसेप मसल है, ये क्या हो गई? इनहिबिट होगी, ठीक है। इनहिबिट एंटागोनिस्ट मसल ट्राइसेप, ठीक है। इसको इनहिबिट कराने का क्या रोल हुआ? लेट सपोज जैसे आपने कोई वेट बियर किया, ठीक है। ये आपने वेट बियर कर रखा, आपने बिल्कुल कुछ 1-2 kg 3 kg जो भी रख रखा है। अब ये जैसे आपकी बाइसेप क्या हो गई? कॉन्टैक्ट हुई। कॉन्टैक्ट होगी तो क्या होगा? पीछे ट्राइसेप को रिलैक्स होना पड़ेगा, जब भी तो ये कॉन्टैक्ट होगी, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली तो हो नहीं सकती। साइमल्टेनियसली होगी तो क्या हो जाएगी? रिजिडिटी आ जाएगी। तो क्या होगी? ये रिलैक्स होगी और ये कॉन्टैक्ट होगी। तो ये मैकेनिज्म क्या है? ये पीछे का इसी का मैकेनिज्म है, इस मसल स्पिंडल का काम है। तो मसल स्पिंडल ने क्या किया? एक्शन जो भी सेंसरी इनपुट है वो देखिए क्या कराया इसने? बाइसेप को क्या करवा दिया? कॉन्टैक्ट करवा दिया। उसकी सिनर्जिस्टिक मसल है जो कि है ब्रेकियलिस, उसको उसने कॉन्टैक्ट करवा दिया। प्लस जो पीछे वाली जो है ट्राइसेप मसल, उसको क्या करवा दिया इसने? इनहिबिट करवा दिया, ताकि प्रॉपर एक्शन हो सके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये इनहिबिट करवाने का पीछे जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा काम का है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ जो बीच में ये चीज़ आई है ये है इंटर न्यूरॉन, ठीक है। इसको मैंने कह दिया इंटर न्यूरॉन, ठीक है। इंटर न्यूरॉन को और क्या कहते हैं? आपने नाम पढ़ा होगा रेंशो सेल्स, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये जो मसल्स हैं ये सप्लाई करती हैं इस न्यूरॉन को, अल्फा वाली को, और इसको इनहिबिट करवा देती हैं, ठीक है। इनहिबिट कैसे करवाएंगी? रेंशो सेल क्या करती हैं? जो गाबा ट्रांसमीटर है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, उसको रिलीज करवाएंगी और इस पर्टिकुलर नर्व को क्या करवा देंगे? इनहिबिट करवा देंगे। इसको जैसे इनहिबिट करवा देंगे इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होने देंगे, तो क्या हो जाएगा? जो ट्राइसेप होगी वो रिलैक्स हो जाएगी। तो यहाँ तक ये आपका क्लियर हो चुका। इंटर न्यूरॉन की कहानी पता चल चुकी। अब इंटर न्यूरॉन की कहानी के लिए मैं आपको थोड़ी चीज़ बताऊंगा कि इंटर न्यूरॉन को एक्साइट करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो एक्शन पोटेंशियल चाहिए। लेट सपोज आपकी जो सेंसरी न्यूरॉन्स थी वो गई, सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया? ये साइनस बनाया, ठीक है। अब साइनस पे यहाँ क्या थी? आपकी इंटर न्यूरॉन थी। तो इन्होंने स्टिमुलेट किया किसको? साइनस पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके, जैसे यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर इन्होंने क्या रिलीज कर दिया? ग्लूटामेट रिलीज कर दिया,
ठीक है, या फिर ACH रिलीज़ कर दिया। जैसे ही ये रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, इंटरन्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इंटरन्यूरॉन जैसे ही एक्टिवेट हुई तो क्या करेंगे, अगेन साइनस बना रही है कौन सी, मोटर न्यूरॉन्स को, और ये मोटर न्यूरॉन्स कहाँ जाके सप्लाई कर रही हैं, ये ट्राइसेप को सप्लाई कर रही हैं। बट यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा वो क्या होगा, गाबा होगा। और गाबा क्या करता है, हाइपर पोलराइजेशन करता है, डीपोलराइजेशन नहीं करेगा, हाइपर पोलराइजेशन करेगा। अब ये जो हाइपर पोलराइजेशन किया तो क्या होगा, ये जो हमारी जो अल्फा मोटर न्यूरॉन थी जो ट्राइसेप को सप्लाई कर रही है वो क्या हो जाएगी, इनिबिट हो जाएगी, हाइपर पोलराइज हो जाएगी। हाइपर पोलराइज हो जाएगी जो ट्राइसेप मसल है वो क्या हो जाएगी, फाइनली रिलैक्स हो जाएगी। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको। जो सिनर्जिस्टिक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो उसकी ऑपोजिट मसल है वो रिलैक्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहानी आता है कि ख़त्म होती है। और इस चीज़ को जो हमने पढ़ा है इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ, इसको कहते हैं अपन रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना रेसिप्रोकल इनहिबिशन को। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होती है, आपकी इंटरन्यूरॉन, जो क्या करती है, इनहिबिटरी साइनस बनाती है मोटर न्यूरॉन के साथ, जो एंटागोनिस्ट मसल्स पे काम करती है। एंटागोनिस्ट हो गई हमारी ट्राइसेप। तो यहाँ तक कब क्लियर हो गया। अब यहाँ तो क्या था, अगर मैं पहले वाले की बात करूँ जो बाइसेप पे मसल जा रही है, वहाँ क्या है, सिर्फ एक सिंगल साइनस बन रहा है। सिंगल साइनस बन रहा है मतलब हमने क्या कह दिया, ये मोनोसाइनेप्टिक होगी। जबकि ये पीछे की साइड जहाँ इंटरन्यूरॉन आ रही है वहाँ क्या हो गए, ये 2 साइनेप्स काउंट हो गए 1 और 2, तो ये क्या होगी, बाइसाइनेप्टिक होगी। तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन किसका एग्जाम्पल हो गया, बाइसाइनेप्टिक का। ठीक है, तो ये यहाँ तक का अपना क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये डायग्राम थोड़ा सा कंसाइज किया है। अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में आता है आपका तो क्या बनाना है, सेम ऐसे ही बनाना। आपकी क्या हो गए, 2 तो हो गए मसल स्पिंडल, मसल जो फाइबर्स हैं वो हो गए एक्स्ट्रा फ्यूजल, ये हो गया अपने इंट्राफ्यूजल मसल स्पिंडल्स हो गए। यहाँ से क्या गया, 1A एफरेंट गया सिग्नल, 1A एफरेंट सिग्नल जाके क्या किया, एक्साइट किया। ठीक है, अल्फा मोटर न्यूरॉन जो भी मसल थी, जैसे लेट सपोज यहाँ जो मसल थी वो थी आपकी बाइसेप, उसको उसने एक्साइट कर दिया। दूसरी आपकी सिनर्जिस्टिक मसल जो क्या थी, अगर मैं बाइसेप की बात करूँ तो ब्रेकियलिस। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये इंटर न्यूरॉन वाला कनेक्शन बना के प्लस माइनस देख रहे हैं आप, इंटर न्यूरॉन इसको इनिबिट कर दिया। इनिबिट करके क्या कर रही है, जो एंटागोनिस्ट मसल है इसको रिलैक्स करवा रही है। इसको रिलैक्स करवा रही है तो हमारा जो भी काम है वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। स्ट्रेस रिफ्लेक्स को हमने पढ़ ही लिया। यहाँ स्ट्रेस रिफ्लेक्स को ये भी जो भी डेफिनेशन आप यहाँ देख लेना, जैसे मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ आपको कि ये मसल स्पिंडल को एक्टिवेट करता है। ठीक है, हमें पता है ये क्या करता है, गामा मोटर न्यूरॉन्स को स्पिंडल की उनको भी एक्टिवेट करता है, हमने पढ़ लिया था। अल्फा गामा को एक्टिवेशन क्या कराता है, स्ट्रेचिंग कराता है, स्ट्रेच होने पे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ये भी क्लियर हो चुका है। एफरेंट फाइबर्स जो आते हैं सिग्नल्स लेके, ठीक है, अब ये क्या करवाते हैं, जो अगोनिस्टिक मसल है उसको तो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, जो एंटागोनिस्टिक मसल है उसको इनिबिट करवा रहे हैं, ये भी हमारा क्लियर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक पटेलर रिफ्लेक्स से समझ सकते हैं वापस से। पटेलर रिफ्लेक्स से कैसे कि आपका पटेलर जो टेंडन होता है उस पर एकदम से आपने क्या किया, जो भी आपका रिफ्लेक्स हैमर था आपने उससे स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करते क्या होगा कि जो क्वाड्रिसेप मसल होगी, ठीक है, वो तो कॉन्टैक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ये जैसे पटेला है, मैंने इस पर क्या किया, एकदम से जो हैमर रिफ्लेक्स हैमर उससे स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करते क्या होगा, सडन मूवमेंट होगी रिफ्लेक्स की। अब सडन मूवमेंट हुई तो अगर मैं बात करूँ कि यह भी क्वाड्रिसेप मसल है, ठीक है, तो ये क्वाड्रिसेप मसल तो क्या होगी, कॉन्टैक्ट हो जाएगी। जबकि ये है आपकी हैमस्ट्रिंग, ये हैमस्ट्रिंग क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होते ही अगर मैं इसको खींचूँ तो ये कॉन्ट्रेक्शन, अगर यहाँ हुआ तो ये रिलैक्स, तो ये ऊपर हो गया। तो ये क्या हो गया, सडन रिफ्लेक्स हो गया। ओके, यहाँ तक का आपको क्लियर है, पटेलर रिफ्लेक्स से लेके इस तक का। इसको थोड़ा सा आप डायग्रामेटिक व्यू में समझ सकते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया हो तो अपन यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने पटेलर स्पिंडल से यहाँ स्ट्राइक किया टेंडन पे। टेंडन पे स्ट्राइक करते क्या हुआ, जो मसल स्पिंडल था वो एक्टिवेट हुआ। मसल स्पिंडल एक्टिवेट के होते क्या हुआ, सिग्नल पहुँचाएगा आगे। जैसे इसने सिग्नल पहुँचाया, सिग्नल पहुँचाते क्या किया इसने, इस मसल की तरफ जो फाइबर जा रहा है, पहला वाला जो आप देख रहे हो रेड वाला, तो इसने क्या कर दिया, इसको क्वाड्रिसेप को तो कॉन्टैक्ट करवा दिया। जबकि अगर मैं दूसरा बात करूँ इंटर न्यूरॉन के थ्रू, अपन ने बात की थी पीछे, क्या हुआ, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ठीक है, इंटर न्यूरॉन के थ्रू गया तो क्या हुआ, इसने इसको जो अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स थी उनको क्या करवा दिया, इनहिबिट करवा दिया, उनको रिलैक्स करवा दिया। तो ये वही सेम कहानी, या आप जिसको जैसे पटेलर टेंडन रहा हमने स्ट्राइक किया, ये वही चीज़ है। तो आपके पास 2 एग्जाम्पल हो गए, एक तो हो गया आपके पास बाइसेप रिफ्लेक्स का, एक पटेलर रिफ्लेक्स का। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं हमारी रेंशो सेल वगैरह की। इस रेंशो सेल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये तो हमारी रिफ्लेक्स की बात होगी, सडन जर्क मूवमेंट की बात होगी, बट फिर भी जब हमारी पोस्चुरल टेंशन होती है, हम खड़े हैं या बैठे हैं पर्टिकुलर एक पोस्चर के अंदर, या फिर हम कोई काम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं कि हाँ मुझे ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, या कोई वाटर की जो बकेट है वो मुझे उठानी है, तो क्या होगा, हमारा ब्रेन कमांड देगा। ठीक है, वो कमांड दे क्या कहेगा कि हाँ यार आपकी ये जो है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, ठीक है, जैसे ये मेरी बाइसेप, आपको कोई ऑब्जेक्ट उठाना तो क्या होंगी, सबसे पहले जो बाइसेप होंगी वो कॉन्टैक्ट होंगी, मेरी एक्सटेंसर जो होंगी, ठीक है,
जो वो होंगी रिलैक्स होंगी, जैसे इसमें ट्राइसेप आ गई रिलैक्स होगी। तो ये सब कहानी क्या होगी, अगर मैं हर एक न्यूरॉन के लिए अलग अलग न्यूरॉन लगाता जाऊँगा तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा न्यूरॉन लगानी पड़ेंगी मुझे काम में लेने के लिए। तो क्या है, एक सिंपल सा सिस्टम है जो आप इस डायग्राम में देखोगे कि लेट्स सपोज जैसे आपको क्या करवाना था, आपकी बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करवाना था, ठीक है, किसी काम के लिए, या फिर सडन स्ट्रेस रिफ्लेक्स हुआ उसके टाइम आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाना था, ठीक है। अब आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया तो आपने क्या कर दिया, यहाँ जो आपकी रेंचो सेल है, ये दिख रही है आपको रेंचो सेल्स, ठीक है। इस रेंचो सेल की आपने दो ब्रांचें ले ली, जो एक तो क्या कर रही है, सीधा जो आपका एक्सोनल टर्मिनल है वो सीधा आपकी एक तो एक्साइटेटरी न्यूरॉन को यहाँ से एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, जैसे इनहिबिट कर रहा है। और यहाँ अपन ने जो डेंड्राइटिक सेल ले ली उसमें ये पॉजिटिव हो गया। अब थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं वापस समझाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ एक न्यूरॉन आई, ठीक है, उस न्यूरॉन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर को एक्टिवेट करवाया, नीचे आपकी बाइसेप थी उसको एक्टिवेट करवाया, एक्शन हुआ। अब यही जो बाइसेप की जो न्यूरॉन जो उसको एक्टिवेट कर रही है, यही एक ब्रांच देखिए क्या करेगी, खुद रेंचो सेल्स को एक्टिवेट करेगी। अब ये रेंचो सेल को एक्टिवेट क्यों करना चाह रही है, ये बताना चाह रही है कि भैया मेरा जो काम था स्टार्टिंग में एक्साइट करवाने का, कॉन्ट्रैक्ट करवाने का, वो हो गया। अब साथ के साथ में आप भी एक्टिवेट हो जाओ और वापस से मेरे को इनिबिट कर दो। तो ये क्या हो गई, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार वापस से। तो यहाँ जैसे जो न्यूरॉन आई थी उसने क्या किया, इसको सिग्नल दिया, बाइसेप को कॉन्टैक्ट करवाया। अब बाइसेप जो को कॉन्टैक्ट करने वाली जो न्यूरॉन है वो खुद ही एक ब्रांच देके क्या कर रही है, रेंचो सेल्स को एक्टिवेट कर रही है। अब रेंचो सेल को एक्टिवेट करवाने का फायदा क्या है कि जब सेम मूवमेंट पे यहाँ क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, नीचे ट्रैवल करेगा, आपके बाइसेप को कॉन्टैक्ट कराएगा। उसके लिए अपन पढ़ेंगे ईपीएसपी आईपीएसपी में कि 5 मिली सेकेंड समथिंग टाइम होता है, ठीक है, उसमें ये कॉन्टैक्ट करवाएगा। सेम मूवमेंट पे क्या करेगा, ये यहाँ से रेंचो को भी एक्टिवेट करवाएगा एक ब्रांच के थ्रू। अब ये रेंचो को जैसे एक्टिवेट करवाएगा तो रेंचो से जो सिग्नल्स हैं वो पॉजिटिव वाले एक्शन पोटेंशियल वो ट्रैवल होंगे तो क्या होंगे, वापस से एक ब्रांच के थ्रू इसी न्यूरॉन के पास आएंगे। बट यहाँ जो आएंगे वो क्या होंगे, इनहिबिटरी होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ तो रिलीज होगा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ जो रिलीज होगा वो होगा या तो ग्लूटामेट या फिर ACH। तो यहाँ क्या किया, खुद को ही रोकने के लिए, ठीक है, यहाँ पहले खुद न्यूरॉन खुद स्टिमुलेट हो रही है, अपना काम करवा रही है, और फिर खुद को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रोकने के लिए उसने रेंचो को एक्टिवेट करवा दिया। तो यहाँ क्या हुआ, हमें दो चीज़ें नहीं करनी पड़ी। दो चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कनेक्शन यहाँ होता ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे ये सब चीज़ें यहाँ होती ही नहीं तो क्या होता है, इस एक को जो एक्टिवेट करने के लिए आपको एक न्यूरॉन का सहारा लेना पड़ता, प्लस इसी न्यूरॉन को वापस से काम होने के बाद में इनहिबिट करने के लिए एक और न्यूरॉन का सहारा लेना होता, ठीक है। तो हमारे फालतू के दो कनेक्शन बढ़ जाते हैं ना, उस दो कनेक्शन को बढ़ाने से रोकने के लिए हमारा मतलब नेचुरली ये चीज़ें हैं कि रेंचो सेल्स के साथ ही हमने कनेक्शन सेटअप कर लिया, ये वाला कि खुद ही हम रेंचो को एक्टिवेट करेंगे और खुद को इनहिबिट करवाएंगे, ताकि एक बैलेंस बना रहे, जैसे चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम होता है, ये बना रहे, ठीक है। तो यही कहानी हमने यहाँ देखी है, ये पूरा यही कहना चाह रहा है, जैसे मॉड्यूलेशन हुआ रेंचो सेल्स का वैसे ही होगा, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, रेंचो सेल्स आर इंटर न्यूरॉन्स दैट रिसीव्स एक्साइटेटरी इनपुट्स फ्रॉम रिकरेंट ब्रांचेस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। अब ठीक है, जो रिकरेंट ब्रांचेस थी उससे क्या हुआ, इसने एक्साइटेटरी इनपुट लिया, ठीक है, एंड मेक इनहिबिटरी साइनेप्सेस अपॉन द सेम मोटर न्यूरॉन। अब इसने सेम मोटर न्यूरॉन पे क्या हुआ, ये इनहिबिटरी साइनेप्स बना लिया, ठीक है। दिस सर्किट्स कैन लिमिट मोटर न्यूरॉन फायरिंग। अब देखो, मोटर न्यूरॉन की फायरिंग को लिमिट कर दिया, हमारा कोई एक्शन होना था, उस एक्शन के लिए हमने कॉन्टैक्ट तो करवा लिया, उसको वापस रिलैक्स भी तो करवाना पड़ेगा, उस एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करवाना पड़ेगा, जनरेट करने से रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने क्या करा दिया, इसको डिक्रीज भी कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करती है, इनहिबिट कर देती है या फिर रिड्यूस कर देती है इन रिफ्लेक्सेस को। तो यहाँ तक का आपका क्लियर हो चुका होगा रेंचो सेल्स का रोल, या इंटर न्यूरॉन हम बीच में क्यों लेके आते हैं, या फिर इंटर न्यूरॉन की रिकरेंट ब्रांचेस क्यों होती हैं, उसके पीछे की कहानी हमारी यहाँ क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे हमारे स्ट्रेच रिफ्लेक्स था, इसको थोड़ा सा हम समअप कर लेते हैं। अब देखो, मैंने जो बात कही थी, स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट लार्ज एक्सटेंशन मसल विच सस्टेन अपराइट पोस्चर। अब जैसे आपका अपराइट पोस्चर हो, आपको खड़ा होना है, तो उसके अंदर जो एक्सटेंशन मसल्स है उनको कहीं ना कहीं एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो उनके अंदर क्या होता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स काम करता है। सेम, थोड़ा सा मूवमेंट हुई, थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, मसल स्पिंडल एक्टिवेट हुआ, आपके मसल में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, आपका पोस्चर मेंटेन हो गया, ठीक है। तो पोस्चर मेंटेन के अंदर भी ये चीज़ काम में आती है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द पोस्चरल मसल ऑफ द स्पाइन आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूसली रेगुलेटेड बाई स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस। अब ये आपके पास तीसरा एग्जाम्पल हो चुका है, ठीक है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स में हमने पढ़ा बाइसेप रिफ्लेक्स, पटिकुलर रिफ्लेक्स और एक पोस्चरल मेंटेनेंस जो हमने देख ली, तीनों आपके यहाँ क्लियर हो चुके हैं। ये सेम वाटर वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था पहले कि हमने वाटर लिया तो ये वापस से कॉन्टैक्ट हो गया। अब देखो, थोड़ा सा हमने वाटर डाला,
मसल स्पिन ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करते क्या बोला कि हाँ वेट इंक्रीज हुआ है, वेट इंक्रीज होते क्या होगी, वो बाद में सिग्नल देके मसल का बाइसेप का कॉन्ट्रेक्शन की जो डिग्री है उसको ही बढ़ा देगी। क्यों? ताकि ये होल्ड कर सके अपन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमारा डायग्राम रहा। इस डायग्राम को आप मतलब नोट करना चाहे बनाना चाहे बना लेना, सेम वही कहानी है। 1 एफरेंट फाइबर, गामा मोटर न्यूरॉन, अल्फा गामा को एक्टिवेशन, जैसे एक्टिवेशन हुआ तो अल्फा मोटर न्यूरॉन क्या करवा दिया, कॉन्ट्रेक्शन करवा दिया। सेम इंट्राफ्यूजल एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था। अब हमने काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अब इस गोल्गी टेंडन ऑर्गन को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, वो हम देखना चाहेंगे कि हमने जैसे कई बार टीवी में स्पोर्ट्स न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि जो वेट लिफ्टिंग वाले कॉम्पिटिशन होते हैं, तो उन वेट लिफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि बंदा उठाता तो है बिल्कुल वेट, पर एक मोमेंट पे जब उससे बियर नहीं होता तो वो छोड़ देता है, सडन छोड़ता है, सडन मसल का रिलैक्स होता है। या फिर आप इसका एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने कोई वेट उठाना चालू किया, ठीक है, ये हैंड था, हमने 1 kg रखा, फिर 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg हम बढ़ाते गए। लेट्स सपोज 10 to 15 kg हो गया, हमारी बियर करने की कैपेसिटी नहीं, तो सडन क्या होगा, छूट जाएगा एकदम से, हाथ से छूटते सब चीज़ें नीचे गिर जाएंगी, एकदम से सडन रिलैक्सेशन हो जाएगा मसल का। ये क्यों होता है, या फिर ये चीज़ क्या है? क्योंकि हम एक क्या होता है पर्टिकुलर एक एक्सटेंट तक, एक डिग्री तक ही हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, उसके आगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो यहाँ तक का आपको क्लियर हो चुका है ये चीज़। अब इस चीज़ को बताने के लिए, या फिर इस प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स को, मतलब इस प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स को जो हैंडल करता है, जो एग्जीक्यूट करवाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो होता है एक्चुअल में गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन बनाने का ही रीज़न यही था कि मसल एक लिमिट तक, एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक, एक डिग्री तक ही कॉन्टैक्ट हो। उसके बाद में अगर उसे लग रहा है कि मेरे बॉडी के जॉइंट्स को, सिस्टम को हार्म है, या फिर मेरे टेंडन वगैरह एकदम से हट जाएंगे या वहाँ से निकल जाएंगे, या फिर मेरे को डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक्शन में आ जाता है हमको बचाने के लिए, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो अगला जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे गोल्जी टेंडन वाला। आप स्ट्रेच रिफ्लेक्स का हमने क्या किया, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ लिया, रैंचो सेल्स का रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है, और रैंचो के पीछे वाली जो कहानी होती है इंटरन्यूरॉन की, वो भी पढ़ लिया हमने। अब हमको सारे रिफ्लेक्स क्लियर हो चुके हैं, हमको सारे के सारे जो पोस्चर मेंटेनेंस है वो क्लियर हो चुकी है। तो इस चीज़ को हमने अब प्रैक्टिकली रिलेट करके देख लिया अपनी लाइफ से। तो इसको आप एक बार और अपने एग्जाम्पल से लिंक करके देखना, ठीक है। और थोड़ा सा इन चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बात करें ब्रेकियम की बात करें, ठीक है, तो ब्रेकियम के अंदर जो न्यूरॉन सप्लाई हो रही है वो कहाँ से हो रही है, ब्रैकियल प्लेक्सस से। ब्रैकियल प्लेक्सस क्या होता है, C5 to C8 + T1 की चीज़ होती है। अब कहीं ना कहीं ये न्यूरॉन जो इसको सप्लाई कर रही है, इन्हीं में से कोई ना कोई पार्ट होगा जो इनको सप्लाई करने वाला होगा। तो हम यहाँ की यहाँ इसको याद कर लेते हैं कि जो आपकी बाइसेप है उसको सप्लाई करने वाली कौन होती है, C5 C6। पहला C5 C6 ने आपको इसको सप्लाई किया, ठीक है। अब पीछे जो होती हैं हमारी ट्राइसेप, ठीक है, उसको सप्लाई करने वाली कौन सी होती है, अब C5 C6 यहाँ कर रही हैं, तो यहाँ कौन होगी, C6 C7 C8, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं हमारी नीचे, अगर आते हैं हम पटेलर पे, तो पटेला पे कौन जो सप्लाई करने वाला होता है उन मसल्स को, हैमस्ट्रिंग को या क्वाड्रिटस को, उनको सप्लाई करने वाला कौन होता है, हम जानते हैं, देखो, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल। तो सैक्रल तो क्या होगा, नीचे नीचे बॉटम, लेग्स में हमारे बिल्कुल टो, हील, वहाँ सप्लाई करने वाला होगा। उससे ऊपर आते हैं हम थोड़ा सा, तो हमारे क्या आता है, पटेला आता है, तो उसमें सप्लाई करने वाला कौन सा होगा, लंबर रीजन होगा। अब लंबर रीजन में कौन सी होगी, L2 to L4। तो हमें याद रखना है कि हाँ, पटेल रीजन के अंदर L2 to L4 नर्व सप्लाई होती है, उसके चक्कर में हमारा रिफ्लेक्स आता है। अब बात करते हैं हमारी जैसे हील की, वहाँ होता है टेंडन ऑफ अकीलिस या अकीलिस टेंडन, जो क्या करता है, काफ मसल को कनेक्ट करता है हील से, वहाँ भी हम देखते हैं रिफ्लेक्स आता है। अब रिफ्लेक्स आता है तो हमने क्या देखा, वहाँ सप्लाई करने वाला कौन है, सैक्रल रीजन। सैक्रल रीजन है मतलब S1 S2, तो वहाँ रिफ्लेक्स के लिए होगा S1 S2, ठीक है। तो हमको तीनों की है जो नर्व सप्लाई है उसका पता लग गया, हमें रिफ्लेक्स का पता लग गया, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का पता लग गया, इसके पीछे का पता लग गया। अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे गोल्जी टेंडन ऑर्गन पे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।